प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। इससे पहले कि मैं कोरोना अपडेट, मौसम अपडेट और राजनीति और अपराध की दुनिया की खबरों की बात करूं, तो शुरुआत करते हैं आज हरीश रावत से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब गांव-गांव जाएंगे। क्यों जाएंगे? वो इसलिए जाएंगे कि सरकार उनका जो आरोप है कि सरकार दूसरी लहर का सामना ठीक तरीके से नहीं कर पाई, वहीं तीसरी लहर आने को तैयार है। तो क्या सरकार की व्यवस्थाएं चाल चौबंद हैं? तो इसको लेकर अब वो गांव-गांव भ्रमण करेंगे। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहती है। बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबको पता था कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है। उसके बाद भी राज्य सरकार की जो तैयारियां थी वो बिल्कुल नाकाफी थी, एक तरह से नदारद थी। इस बीच जनता की जो दुर्दशा, जो दुर्गति हुई, किसी को इंजेक्शन नहीं मिला, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, कोई ऑक्सीजन के अभाव में काल का ग्रास बन गया और कोई तो दवाइयां तक किसी को मुहैया नहीं हो पाई। ऐसे में अब तीसरी लहर दस्तक देगी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। इसी के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने ये घोषणा की है कि वह गांव-गांव जाकर राज्य सरकार की तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि राज्य सरकार दावे और वादे तो बहुत बड़े-बड़े कर रही है, योजनाओं की घोषणाएं भी बड़ी-बड़ी कर रही है। ऐसे में वो घोषणाएं धरातल पर उतरी या नहीं उतरी, वो तैयारियां सरकार की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए मुफीद है नहीं है, पूरी है नहीं है, मुकम्मल है नहीं है, ये देखने के लिए हरीश रावत जी ने खुद बेड़ा उठाया है कि वो गांव-गांव जाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि तीसरी लहर के लिए अब जनता को वो नहीं भुगतना पड़ेगा जो उसने दूसरी लहर में भुगता। व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल रही है और सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंची और लोगों ने अपनी ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के चलते अपनी जान दे दी। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खेल दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार ये क्लेम कर रही है, ये दावा कर रही है कि हम एडवांस में भुगतान केंद्र सरकार को कर चुके हैं, लगभग 2.25 लाख वैक्सीन के लिए, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार के जो वैक्सीनेशन केंद्र हैं उसमें वैक्सीन लग नहीं रही लोगों को, वहां से बेरंग लौटना पड़ रहा है और निजी अस्पताल एक के बाद एक लगभग 2 से 3 हजार औसतन लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगा रहे हैं। पहले लोगों ने RT-PCR टेस्ट कराने में 1500 जेब से ढीले किए और अब निजी अस्पताल में उनको हर डोज पर 900 रुपया देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये गरीब जनता के साथ अन्याय जैसा लगता है और सुप्रीम कोर्ट भी कल के ही अपने वर्डिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को फटकार लगा चुकी है कि क्यों आप राज्यों को अधर में लटका रहे हैं, क्यों राज्यों के बीच में इस तरह का प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जिसके थ्रू वैक्सीन जो हैं वो प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का इसमें बहुत बड़ा फेलियर भी है। जो वैक्सीन आज प्रदेश की जनता को नहीं लग पा रही है, वहीं दूसरी ओर फेलियर के साथ साथ ये एक बड़ा खेल की तरफ भी इशारा कर रहा है। भाजपा के संगठन महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज वर्चुअल बैठक की। वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो राष्ट्र के लिए खतरा है और उन्होंने यह भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर का कल्चर था वो पश्चिम तक पहुँचे, इसको हमें रोकना होगा। और जो पश्चिम बंगाल में घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा, जनता से भी कहा कि इस चीज़ों को समझें कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल के जो चुनावी नतीजे आए उससे कांग्रेस सहित जो अन्य दल हैं वो बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे काल के 2 साल पूरे होने पर भाजपा ने अनेक कार्यक्रम किए कोरोना को लेकर। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मदन कौशिक ने कहा कि अभी तक हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और सांसद विधायक हैं, ये करीब 7,000 से ज़्यादा गाँवों में भ्रमण कर चुके हैं और ये इनका जो कोरोना काल है, जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता, जब तक ये इनका कार्यक्रम चलता रहेगा, भ्रमण कार्यक्रम। वहीं दूसरी ओर भाजपा के काबीना मंत्री इन्होंने जल निगम अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जो राजधानी देहरादून के बिष्ट गांव में सोलर पंपिंग योजना की शुरुआत होने जा रही है, उसकी समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 21 लाख की लागत से बनने वाली यह योजना 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी और करीब 178 परिवारों को पीने का पानी मुहैया हो पाएगा। वहीं तीसरी ओर कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना, उन्होंने आज कुछ मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जिन्होंने कोरोना में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिखावा नहीं है, लेकिन जो हमने किया है ऐसे लोगों को सम्मान किया जाना चाहिए लगातार। तो वहीं जो सम्मानित किए गए आज मेडिकल स्टाफ में, उनमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रेमनगर US खंडवाल, मुख्य नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वीरवती पैट्रिक,
और मुख्य फार्मासिस्ट KS पयाल तथा कार्यालय अधीक्षक DS नेगी शामिल थे। मेडिकल स्टाफ को, पुलिस के लोगों को हम लोग कर रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र है तो मैंने कहा पहले मैं अपने यहाँ को शूट करूँ। कल हमने पूरे अस्पताल में किया था, आज मैं अभी आपके पीछे अस्पताल में आया था और आज आपको थैंक यू वेरी मच। कोई आपको ऑफिस सुपरवाइजर भी है या किसी की जीते ही है? नाम आपका? पयाल साहब, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा एक अभियान चलाया गया, मिशन हौसला। इसके तहत जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, राशन नहीं है या अन्य जो भी ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति की गई और इसमें करीब ये मान लीजिए कि लोगों के अंतिम संस्कार तक पुलिसकर्मियों ने किए। आज DIG नीलेश भरणे ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी, अभी आप उनके वीडियो में देखेंगे। तो इस कार्यक्रम शुरू किया 1 मई से लेकर 31 मई तक का इन्होंने डाटा दिया है आज। तो इन्होंने बताया कि करीब 31,815 कॉलें इन्हें प्राप्त हुई हैं और इसके रिजल्ट भी इन्होंने दिए हैं कि कितने लोगों को हम सुविधा पहुँचा पाए हैं। इन्फोर्स करना है, पब्लिक जो है वो कर्फ्यू ठीक से इन्फोर्स हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क पहने, लेकिन साथ साथ में जो हमारा आपदा में जो राहत देने का कार्य होता है, पुलिस जब भी कोई आपदा आती है तो राहत के लिए पुलिस आगे आती है। तो उस तरीके से पुलिस जो है काफ़ी राहत सब जगहों पे दूरस्थ इलाकों में जहाँ पर अस्पताल नहीं थे तो वहाँ पुलिस ने कई पैदल चल के भी जो है ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाए। SDRF ने कई जो जगहों पर गाँव गोद लिए और वहाँ पर छोटे जो है वो इस तरह से सेंटर भी चलवाए, राहत शिविर वगैरह। तो हर जगह जो है पुलिस ने कई इस दौरान हमने कई ऐसे स्टोरीज आए जो बहुत अपाहिज थे, अपंग थे, कोई विधवा थे, प्रेग्नेंट लेडीज थे। तो हर एक तबके को पुलिस ने पहुंचने का प्रयास किया। तो और एक अच्छा ये एक सफल प्रयास रहा और उत्तराखंड पुलिस की जो है पूरे देश भर में सराहना की गई। जो प्रयास उत्तराखंड पुलिस ने हमारे कोविड संक्रमितों के लिए किए, कई जगहों पर जो है डेथ हुई, तो इन सब जगहों पे पुलिस ने जो भी सहायता की तो सारे देश में जो है इसकी सराहना की गई। उत्तराखंड को परिजन नहीं पहुंच पा रहे या लकड़ी की प्रॉब्लम है या डेथ सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है तो दाह संस्कार में भी इसमें कराई। तो लगभग इस दौरान 1 माह में पुलिस के पास 31,815 जो है वो कॉल्स आई थी, जिसमें पुलिस ने जो है लगभग 2726 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने में, 792 लोगों को अस्पताल में जो है बेड दिलाने में मदद करी। फिर जो है 94,485 लोगों को जो है वो राशन दिलाने में मदद करी। 492 लोगों को दाह संस्कार में मदद करी। 5,225 लोगों को सीनियर सिटीजन्स को जो है जो विभिन्न मदद करी। तो इस तरीके से पुलिस ने लगभग जितनी भी कॉलें आई 31,815 सभी को मदद करने का प्रयास किया। 1 मई से जो है मिशन हौसला की शुरुआत करी थी, जिसमें उस समय एकदम लगातार जो है पुलिस में जो स्टेट कंट्रोल रूम है इसमें बहुत तेजी से जो है डिस्ट्रेस कॉल मदद के लिए आने लगी थी 2-3 दिन से। तो लगातार हमने जो है एक निर्णय लिया पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने कि इसमें जो है कंट्रोल रूम, स्टेट कंट्रोल रूम बनाया जाए, हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया जाए और हमारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाए। तो ऐसे सारे जगहों पर जो है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जो है हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। एक सिस्टमेटिक हमने मैन पावर डिप्लॉय की, उस पर कंट्रोल रूम बनाए गए। जैसे देहरादून में भी लगभग 50 से ऊपर जो है वो हमारे पुलिसकर्मी बैठते थे, कॉल सेंटर्स के माध्यम से कॉल रिसीव करते थे और कॉल्स जो है हमने थानों को उसमें नोडल सेंटर बनाए थे जो कि एक्चुअली जिनको कार्य करना होता था तो वो मौके पर जाकर लोगों को जैसे कई जगहों पर बेड दिलाने में राहत दिलाना हो या दवाई देनी हो तो होम डिलीवरी करवाई। कई सारी चीज़ों की हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो, दवाई की हो, बहुत सारे एम्बुलेंस लोगों के घरों तक। कोरोना अपडेट की मामले कम हो रहे हैं डेली
और लेकिन संक्रमित जो कुल संख्या है वो अभी भी कम नहीं है, ठीक ठाक है, 27,000 से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन कंट्रोल में है। तो आज जो कोरोना अपडेट है, आज 1000 से नीचे संक्रमण मिले हैं, करीब 981 संक्रमित मिले हैं। आज आंकड़ा धीरे धीरे 1000 से कम आ गया है, तो संभवतः कुछ दिनों में स्थिति नियंत्रण में होगी। वहीं कुल मृत्यु की बात करें तो आज 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं टोटल अभी तक जो केस आए हैं उसमें जिसमें 3,30,475 केस हैं, और कुल डेथ की बात करें तो 6,497 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो एक्टिव केस अभी 27,216 प्रदेश में हमारे है। तो ढिलाई नहीं बरतनी है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और सैनिटाइजर और बाकी आप नियम आप जानते हैं, तो इन्हीं सबका पालन कीजिए और निश्चित तौर पर हम इसी तरह धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ, शुरू हो चुका है लेकिन अभी मौसम ने दस्तक नहीं दी है, मानसून ने, लेकिन उत्तराखंड में मौसम अभी खुशमिजाज है और यहाँ अभी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो अभी आगे आने दिनों में कैसा रहेगा मौसम, ये हमारे मौसम विज्ञानी डॉक्टर रोहित थपलियाल आपको बता रहे हैं। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 1 जून हो गई है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा देखने को मिली है। आज 1 जून को उत्तराखंड के अनेक स्थानों में और 2 जून को कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। इसमें जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे विशेषकर जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी और देहरादून जनपद है, इनमें कहीं कहीं तीव्र बौछार पड़ने की भी संभावना है। जबकि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उसके बाद 3 तारीख से उत्तराखंड में वर्षण में थोड़ी कमी की संभावना है। तो 3 तारीख को उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ वर्षा की संभावना है। जबकि 4 और 5 तारीख को उत्तराखंड के जो विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तापमान की बात करें तो अभी उत्तराखंड में ज़्यादातर जगह जो है तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 2 डिग्री नीचे चल रहे हैं। तो 3 तारीख के बाद से उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद। मैं साक्षी तिवारी। अगर आप उत्तराखंड की खबरों के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल प्रकाशन उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें।